हेलो और नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। इंटरनेशनल टेरिटोरियल डिस्प्यूट के मसले को लेकर पिछले कई दिनों से जो मैं एपिसोडिक वीडियोस एनिमेटेड खास करके मैंने जो जनरेट किए थे, ऑफकोर्स स्पेसिफिक टूल का यूज़ करते हुए, और कुछ वैसे भी नॉर्मल वीडियो मैंने बनाया, तो उसी सिलसिले का, क्योंकि मैंने इंटरनेशनल टेरिटोरियल डिस्प्यूट में लगभग जो इंटरनेशनल लैंड से रिलेटेड जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है, लैंड डिस्प्यूट क्रॉस बॉर्डर जो है, सी रूट और एयर रूट ऑलमोस्ट मैंने कवर किए हैं। और आज का ये अंतिम एपिसोड होगा जो एक बेसिकली एक समरी कमेंट होगा एक आर्टिकल के ऊपर जो जर्नल ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट सेटलमेंट 2025 में लिखा है एजली ओसेलिक, डेविड एल जेब्रे और असफ सिनीवर। बेसिकली टॉपिक ऑफ जो सब्जेक्ट था इस जर्नल में, बहुत ही रेप्यूटेड जर्नल है जहाँ तक कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स के बारे में बात की जाए। जो टॉपिक था, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ऑफ वायलेंट टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, what role for equity in achieving peaceful settlement। तो ये बेसिकली जर्नल का टॉपिक था और ये आर्टिकल जो है उसमें छपा हुआ है 2025 में। तो उसी आर्टिकल के ज़रिए मैं उसी आर्टिकल के कुछ जो समराइज्ड पॉइंट ऑफ व्यू है उसको मैं पेश करूंगा, और उसी के साथ में आज जो है वो इंटरनेशनल टेरिटोरियल डिस्प्यूट का जो पिछले कई दिनों से सिलसिला चल रहा था वो आज ख़त्म करना होगा, क्योंकि मैंने वो सारे टॉपिक जो है लैंड, सी और एयर, वो तीनों रूट मैंने कवर कर लिए हैं। तो बेसिकली समरी जो है इस आर्टिकल की, जिसमें एक क्रिटिकल क्वेश्चन एग्जामाइन किया गया है, इक्विटी बेस्ड डिसीजन, यानी जितने भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं टेरिटोरियल इंटरनेशनली क्या कोई भी डिस्प्यूट जो है उसमें इक्विटी एक मेन प्रिंसिपल होता है डिसीजन मेकिंग को जो इन्फ्लुएंस करता है। क्योंकि ज़्यादातर जो हमारा जो रिलीफ है वो तीन मुद्दे पे ज़्यादा डिसिसिव होता है, जहाँ तक मेरी कानूनी जानकारी है और समझ है। वो सारे रिलीफ जो है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, इक्विटी और नेचुरल जस्टिस, ऑफ कोर्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द स्टैट्यूट, इसी पे बेस्ड होता है। इन शॉर्ट अगर मैं समरी कर दूँ, ऑफकोर्स फैक्चुअल जो स्टैट्यूटरी रेमेडीज़ वगैरह होती हैं, स्टैट्यूटरी रूल्स रेगुलेशन जो होते हैं, वो ऑफकोर्स उसको उसी के दरमियान, मतलब उसके बाहर जाके अगर आप इसको एनालाइज करोगे तो नहीं होता है, उस तरह की कोई रेमेडी दी नहीं जाती है। तो ये जो आर्टिकल है वो एक्सप्लेन करता है जो सेंट्रल क्वेश्चन जो है, मूड क्वेश्चन जो है, कि इस तरह के जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स होते हैं उसमें ज़्यादा क्रिटिकल एग्जामिनेशन होता है इक्विटी का, और जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। और ज़्यादा से ज़्यादा वायलेंट टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो भी है वो इसी प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के बेसिस पे ही उनका निवारण हुआ है, और जो राइवल कंटेंडिंग क्लेमेंट या अपोनेंट या राइवल पार्टीज अगर बोलो तो उन्होंने इस चीज़ को माना है। तो मेन आर्गुमेंट जो है इसको एम्फेसाइज करने का, जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स आर बेसिकली अमंग द मोस्ट डेंजरस cause of violent conflict, because
कहने के लिए टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स होता है जहाँ पे एक बाउंड्री का डिमार्केशन होता है, वो एक सरहद नहीं होती है, वो सरहद कई चीज़ों की होती है। कल्चरल बाइफर्केशन होता है, आपका ह्यूमन बाइफर्केशन होता है, हिस्टोरिकल बाइफर्केशन होता है, कई सारे जो चीज़ें होती है सरहद के बाइफर्केशन से, जिसे हम बंटवारा कहते हैं। बंटवारे का जो ये होता है, कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ही, जब हम बंटवारा कहते हैं तो उसमें काफ़ी इमोशंस जुड़े होते हैं, क्योंकि अब जब टेरिटरी का बंटवारा होता है तो ऑब्वियसली आप सिर्फ वो लैंड का बंटवारा नहीं करते, कई सारी चीज़ें उससे जुड़ी होती है, उन सब का बंटवारा होता है। तो इससे ह्यूमन इमोशन जुड़े होते हैं, रिलेशन जुड़े होते हैं, कस्टम, रिलीजन और लाइफस्टाइल, लिविंग, कई सारे जो मुद्दे होते हैं वो उससे जुड़े होते हैं। तो वो पॉसिबिलिटी होती है वहाँ पे वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट की। तो ये जो ऑथर है ये बेसिकली आर्ग्यू करते हैं कि क्योंकि टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा रूट कॉज होता है उसमें वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट का, इसलिए भी इक्विटी बेस्ड डिसीजन ज़रूरी होता है। और जब हम इक्विटी बेस्ड डिसीजन की बात करेंगे तो इन आर्बिट्रेशन का काफ़ी अहम रोल होता है, क्योंकि मेडिएशन, कंसिलेशन और आर्बिट्रेशन जो है वो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फोरम जो है, इसमें एक टाइम बाउंड फ्रेम में इसका निवारण ज़रूर सुनिश्चित किया जाता है। तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन जो है वो इस चीज़ को पीसफुली नेगोशिएट करने का एक प्रोसेस मैकेनिज्म बनता है। बेसिकली ये अगर आर्बिट्रेशन भी कहा जाए तो एक लीगल प्रोसेस है, लेकिन क्योंकि वो एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अल्टरनेट मैकेनिज्म है तो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। और जो फोरम होता है वो अपने आप में इक्विप्ड होता है टू ब्रिज द गैप बिटवीन द स्ट्रिक्ट लीगल करेक्टनेस एंड द प्रैक्टिकल नीड फॉर लास्टिंग पीस एंड स्टेबिलिटी, because the peace and stability is most and foremost important thing for the survival of any sovereign territory. तो ऑथर जो है आगे डील करते हैं ज़्यादा करके कुछ चुनिंदा वायलेंट टेरिटोरियल डिस्प्यूट से जुड़े हुए मसलों को लेकर, जो 1922 और 2017 के बीच में इनका निवारण होता है। इंटर स्टेट डिस्प्यूट, इंट्रा स्टेट डिस्प्यूट। तो कुछ एग्जांपल उन्होंने इसमें डिटेल एनालिसिस किया है, मैं रिकमेंड करूंगा इस आर्टिकल को पढ़ने के लिए। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ऑफ वायलेंट टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, व्हाट रोल फॉर इक्विटी इन अचीविंग द पीसफुल सेटलमेंट। ऑथर्स आर एजली ओस्लिक, डेविड एल जेब्रे एंड असफ सिनवर। The article was published in Journal of International Dispute Settlement 2025. तो जो कुछ चुनिंदा वायलेंट टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स के जो मसले थे 1922 से लेकर 2017 के बीच में, इंट्रा स्टेट एज वेल एज इंटर स्टेट, वो चुनिंदा जो एग्जांपल्स उन्होंने जो है जिसे इंक्लूड किया है इस टॉपिक में और उसको एनालाइज किया है, वो है डिस्प्यूट बिटवीन Eritrea and Ethiopia, a dispute between India, Pakistan vis-a-vis run of Kutch, Kashmir नहीं, Bosnia and Herzegovina, ब्राको, IB जो सूडान का है, अर्जेंटीना, चिले और इजिप्ट, इज़राइल जो ताबा सेक्शन है। और जब इन एग्जाम्पल्स का या इन टेरिटोरियल डिस्प्यूट का जो एनालिसिस इस आर्टिकल में इन ऑथर्स के द्वारा किया जाता है, तो वो एक इक्विटी जो है इसको एक फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसे एक्सप्लेन करते हैं और इसके 3 ट्रेडिशनल फॉर्म्स को बताते हैं। पहला जो ट्रेडिशनल फॉर्म है इक्विटी इंफ्रा लेजम, यानी कि विद इन द लॉ, यूजिंग फेयरनेस टू इंटरप्रेट द एग्जिस्टिंग लॉ। द सेकंड रूल जो वो डिस्कस करते हैं
इक्विटी पैरिटरलिज्म बियॉन्ड लॉ, यानी कि फिलिंग द गैप्स वेयर द लॉ इज अनक्लियर। एंड थर्ड प्रिंसिपल जो वो यूज़ करते हैं, डिस्कस करते हैं, इक्विटी कॉन्ट्रालिज्म, यानी कि अगेंस्ट द लॉ, meaning thereby that departing from the legal rules to reach fair outcome। और एक स्पेसिफाइड टूल जो डिस्कस करते हैं, स्पेसिफिक टूल या स्पेशल टूल, वो उसे एक नॉमेनक्लेचर देते हैं एक्स एको एट बोनो। A special form where the parties expressly authorize arbitrator to decide according to fairness rather than the strict legal rules। So ये एक वीटो दिया जाता है या मैंडेट दिया जाता है, नॉट वीटो, इट्स अ मैंडेट बेसिकली बाय द पार्टीज टू द डिस्प्यूट who authorize the arbitrator to decide according to fairness rather than the strict legal rules। अब क्यों आर्बिट्रेशन यूनिक होता है, ये इस आर्टिकल के ज़रिए जो बताया गया है, जो ऑथर्स एम्फसाइज करते हैं, दैट द आर्बिट्रेशन डिफर्स फ्रॉम अ जुडिशियल सेटलमेंट बिकॉज इट ऑफर्स पार्टी ऑटोनॉमी, प्रोसीजरल फ्लेक्सिबिलिटी, टेलर मेड मैंडेट्स एंड ग्रेटर पोटेंशियल फॉर इक्विटेबल रिलीफ्स। ऑथर के हिसाब से या ऑथर के ज़रिए ये चीज़ों को एनालाइज किया गया कि आर्बिट्रेशन क्यों यूनिक है, क्योंकि एक आपको पार्टी की ऑटोनॉमी मिलती है, प्रोसीजर में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, टेलर मेड मैंडेट्स होते हैं, ना ज़्यादा खींचतान का मैंडेट होता है, एम्बिग्यूटी नहीं होती है, और इक्विटेबल रिलीफ का जो है ग्रेटर पोटेंशियल होता है। इसलिए आर्बिट्रेशन जो है टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। जब उन्होंने पर्टिकुलर एग्जांपल को नरेट किया, उसकी स्टडी की, जो मैंने आपको पहले बताया है, तो उसमें से जो पहला केस स्टडी किया वो उन्होंने एरिट्रिया इथियोपिया का जो बैकग्राउंड था, बैकग्राउंड इट वाज अ बॉर्डर डिस्प्यूट अराउंड बैडमे एस्केलेटेड इनटू अ मेजर वॉर 1998 to 2000, causing approximately 1 lakh deaths. Ultimately, the peace agreement was created, the Ethiopia Boundary Commission, to arbitrate the border. Treatment क्या मिला इक्विटी का? The arbitration agreement expressly stated that a commission shall not have the power to make decision ex aequo ad bonum। और इस लिहाज से EEBC यानी कि एरिट्रिया इथियोपिया बाउंड्री कमीशन देयरफॉर अडॉप्टेड हाईली लीगलिस्टिक अप्रोच बेस्ड प्राइमरली ऑन कॉलोनियल ट्रीटीज एंड इंटरनेशनल लॉ। और आउटकम, द कमीशन अवॉर्डेड बैडमे टू एरिट्रिया, यानी जो डिस्प्यूट रिलेटेड पर्टिकुलर टेरिटरी बैडमे था वो एरिट्रिया को अवार्ड किया जाता है। Ethiopia later argued that the ruling ignored political realities, it failed to promote long-term peace, and greater flexibility should have been exercised। ये इथियोपिया का ऑब्जेक्शन था। जो लर्निंग लेसन है ऑथर के नज़रिए से, द ऑथर कंक्लूडेड दैट द स्ट्रिक्ट exclusion of the equity limited the tribunal's ability to craft politically sustainable settlement। As a result, implementation became a deadlock and the arbitration process ultimately failed to fully resolve the conflict। Now, the second case study which they involved was India and Pakistan vis-a-vis run of Kutch। बैकग्राउंड सभी को पता है, इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट, रन ऑफ कच्छ बाउंड्री आफ्टर पार्टीशन following armed clashes in 1965, they submitted the dispute to the arbitration। Our arbitration agreement did not explicitly authorize or prohibit ex aequo ad bono decision making। India argued the tribunal should simply determine the fact and legal boundary। Pakistan argued equity formed part of international law
and should influence the outcome. Outcome क्या हुआ? The tribunal awarded 90% of the disputed territory to the India, 10% to the Pakistan. However, the tribunal awarded some strategically significant areas to Pakistan, partly because doing so would promote peace and reduce future friction. The chairman of the tribunal explicitly stated that peace and stability were paramount consideration while awarding this award. What was the lesson learned in the minds of the author, or as per the wisdom of the author? That author argues that this decision effectively involved equity-based reasoning dispute. The tribunal's claim that it was not deciding ex aequo ad bonum. The result was widely implemented and generally regarded as a successful arbitration. The next case study was Bosnia and Herzegovina. Contention was the territory of Breko. Breko was one of the most contentious issues arising from the Bosnian War. Control of territory was with both Republic of Srpska and Federation of the Bosnia and Herzegovina. ट्रीटमेंट क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी, अनलाइक द प्रीवियस केसेस, जो कि पहले जो केस डिस्कस किए, द डाइटन पीस एग्रीमेंट एक्सप्रेसली instructed the arbitrary tribunal to decide using the legal and equitable principle. The mandate क्या था? To decide on the basis of the legal and equitable principle. What was an outcome? The tribunal, while exercising the mandate to decide on the basis of the legal and equitable principle, the tribunal made extensive use of equitable reasoning. Despite the mandate was to decide on the legal and equitable principle, rather than simply assigning the territory to one side, it developed the innovative institutional arrangement intended to reduce the ethnic conflict, preserve the peace, and maintain functionality of the state. From the author's point of view, what was the lesson learned? Author's views Breko as the clearest example of equity being used openly and constructively to support a broader peace settlement. Overall, across all these three cases, equity influenced dispute resolution at three stages. Before arbitration, parties debated whether the arbitrator should have the equitable powers. During the arbitration, tribunal often relied on equitable reasoning, openly or indirectly. And third, after the award, acceptance and implementation of the decisions were strongly affected by the perception of the fairness and legitimacy. So what is the conclusion? Equity is more important in territorial arbitration than existing scholarship recognizes. Even where formally excluded, equitable considerations frequently reappear. Strict legal correctness alone may not produce durable peace. Equity can help reconcile law, politics, and conflict resolution needs. Nevertheless, equity is not a universal solution and must be applied carefully and contextually. What are the key takeaway? As per the article's central insight is that the successful settlement of violent territorial dispute often requires more than determining who is legally right. Durable peace may depend on incorporating equitable consideration, fairness, practicality, political realities, and most important, sovereign stability, alongside legal principles. Arbitration is uniquely positioned to perform this balancing functions when the parties mandates to do so. Thank you very much and have a nice day.